this is a new syllabus mathematics, a D2 book, and this is first chapter, direct and inverse proportion. And this is the first topic, 1.1, direct proportion, and we are going to start investigation. Okay, so direct proportion, this is investigation. In Singapore, if we borrow book from a public library and are late in returning the books, we will be fined 15 cents per day for each overdue book. Table 1.1 shows the fines for an overdue book. तो सिनेरियो यहाँ पे ये है कि सिंगापुर में अगर आप बोरो करते हैं लाइब्रेरी से कोई बुक, तो हर दिन उसके ऊपर जो चार्जेस हैं, these are 15 cents. Okay, you can see that first day. ठीक है, अगर आपका नंबर ऑफ डेज में एक दिन अगर काउंट हो, आप यहाँ देख रहे हैं देयर आर टू वेरिएबल्स, दिस इज वेरिएबल x एंड दिस इज वेरिएबल y सेंट्स. एक्चुअली नंबर ऑफ डेज, यहाँ हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो दो वेरिएबल्स हैं. एक है नंबर ऑफ डेज, ओके, एंड द सेकंड वेरिएबल इज फाइन. ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं. आप नंबर ऑफ डेज को x से शो कर रहे हो और फाइन को आप y से शो कर रहे हो. ठीक है, y सेंट्स लिखा हुआ है, y से हम इसको शो कर रहे हैं. तो अगर पहले दिन आपका फाइन होगा यानी ओवरड्यू हो जाता है, ठीक है, यानी आपने बुक वापस नहीं की है, तो फर्स्ट डे जो है वो 15 सेंट्स का आपके ऊपर फाइन होगा. सेकेंड डे अगर 2 दिन हो गए हैं आपके पास, दूसरे दिन आपके पास वो बढ़कर 30 रुपीज़ हो जाएगा. यानी हर डे पर आपके 15 रुपीज़ जो है वो चार्ज होते जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट डे 15 था, नेक्स्ट डे 15 प्लस 15 30 हो गया. नेक्स्ट डे दैट वुड बी 45 से बढ़कर फिर वो आपके पास 60 हो जाएगा. यानी अगर आप बुक 4 डेज आपने बुक जो है वो वापस नहीं की, रिटर्न नहीं की, तो आपके पास 60 रुपीज़ बन जाएगा. फिफ्थ डे दैट वुड बी 75, 90, 105, 120, 135 एंड 150. ओके, तो ये आपके ड्यूज जो हैं वो ओवर ड्यू होती चली जा रही है बुक, और ड्यूज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं 15 रुपीज़ पर डे के हिसाब से. ठीक है, so there are some questions to be solved. The first one is, if the number of days a book is overdue increases, अगर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, will the fine increase or decrease? तो इसका जवाब क्या है कि क्या बढ़ेगा. आपको नजर आ रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 towards 10, then the fine will be increasing together. Okay, तो वो भी उसी तरीके से आपका बढ़ता चला जा रहा है. So there is the answer. I can show you the first one. So you can see that there are the answers. The fine will increase if the number of days a book is overdue. ठीक है, overdue increases. जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपका फाइन बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे फाइन भी बढ़ता चला जाएगा. ओके, so the second one is, if the number of days a book is overdue is doubled. अगर आप नंबर ऑफ डेज को, यानी फर्स्ट जो आपका वेरिएबल है एक्स वेरिएबल, उसको आप क्या करते हैं, डबल करते हैं. ठीक है, हाउ विल द फाइन चेंज? तो आपके जो फाइन जो है, जो चार्जेस हैं, वो कैसे बढ़ेंगे अगर आप डबल कर दें. हिंट क्या दी हुई है, कंपेयर द फाइन्स व्हेन अ बुक इज ओवरड्यू फॉर 3 डेज एंड देन द 6 डेज. अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, थर्ड डे के ऊपर आपके पास क्या आया हुआ है, दिस इज 45. ओके, एंड सिक्स्थ डे पे आपके पास क्या आया हुआ है, 90. तो यू कैन सी दैट 45 to 90, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, आपने डबल कर दिया है. 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, डबल किया, तो वो 6 बन गया. 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है. और 45 का डबल क्या होता है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स यू आर डबलिंग द ड्यूज ऑन थर्ड डे, तो दैट वुड बी 90. ओके, तो अगर डबल में आपका फर्स्ट वेरिएबल बढ़ रहा है, तो सेकंड वेरिएबल भी आपका डबल में इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि कंपेयर किस तरह किया गया है, तो यू कैन सी दैट हियर. नंबर 2, फाइन व्हेन अ बुक इज ओवरड्यू फॉर 6 डेज. ठीक है, कंपेयरिंग किस तरह होती है कि आप उसका रेशियो ले लेंगे. तो ऊपर आप किसका रेशियो ऑफ फाइन व्हेन अ बुक इज ओवरड्यू फॉर 6 डेज टू द फाइन व्हेन अ बुक इज ओवरड्यू फॉर 3 डेज. ठीक है, 6 डेज का 3 डेज के साथ आपने लिया, तो यू विल राइट हियर 90. ठीक है, 6 डेज के लिए 90 आ रहा है, 3 डेज के लिए 45 आ रहा है, एंड व्हेन यू विल कैंसिल them you will simplify them, that would be 2. It means that
कि आपका जो ड्यूज है वो भी डबल हो जाएंगे, ठीक है। द फाइन विल बी डबल्ड इफ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवर ड्यू इज डबल्ड। यहाँ एक चीज और नोट कीजिए कि आपकी डिपेंडेंसी जो है, अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ आप देखिए कि आपकी डिपेंडेंसी जो है, यानी ये आपका इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ डेज, एंड योर फाइन वुड बी डिपेंडेंट। जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाते हैं, इंडिपेंडेंटली बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से उसको बढ़ाए चले जा रहे हैं नंबर ऑफ डेज को, और नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड क्या कर रहा है, फाइन विल बी डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ डेज। जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज इंडिपेंडेंटली बढ़ेंगे, फाइन डिपेंडेंटली बढ़ता चला जाएगा, ओके। तो जब आपने कंपेयर किया तो आपके पास यहाँ पता चला नंबर 2 में कि डबल हो जाएंगे आपका फाइन भी डबल हो जाएगा। इफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ अ बुक इज ओवर ड्यू, अगर आप नंबर ऑफ डेज जो कि इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से आप इसको बढ़ाते हैं, ओवर ड्यू इज ट्रिपल्ड, आप क्या कर देते हो, उसको 3 टाइम्स कर देते हो। ट्रिपल्ड मीन्स 3 टाइम्स, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 3, व्हाट विल हैपन टू द फाइन, ऑफ कोर्स। यहाँ देखिए इन्होंने कहा है कि अगर आप उसको ट्रिपल कर देते हो नंबर ऑफ डेज को, ठीक है, यानी ट्रिपल का मतलब है अगर 1 है हियर, अगर 1 है और आप उसको ट्रिपल करने का मतलब है उसको आप 3 कर देते हो, 3 डेज कर देते हो, तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि 15 से बढ़ के 45 हो जाता है। मीन्स दैट 15 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके। अगर आपका फर्स्ट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय 3 होके आ रहा है 3, तो ये भी 15 3s are 45 हो जाएगा, ओके। अच्छा, अगर आप 3 को ट्रिपल कर देते हो तो कितना आ जाता है, 3 3s are 9, 3 को जब आप ट्रिपल करते हो तो 9 बन जाता है, ओके। 3 टाइम्स कर दिया तो ऑफ कोर्स जो आपका सेकेंड वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 वुड बी इक्वल टू 135, ठीक है। तो वो उसी रेशियो से बढ़ जाएगा। अगर वो 3 रेशियो से बढ़ रहा है तो ये भी 3 रेशियो से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है ओवर ड्यू जो है वो भी, अगर आपके नंबर ऑफ डेज 3 टाइम्स हो जाए तो ओवर ड्यूज भी 3 टाइम्स हो जाएंगे, ओके। इसका आंसर देख लेते हैं। इट्स रिटन ओवर देयर, नंबर 3, फाइन, दिस इज हियर, फाइन व्हेन अ बुक इज ओवर ड्यू फॉर 6 डेज। ये दिस इज द सेम थिंग, वही जैसे आपने अभी इसको बढ़ाया था। लेट मी चेक इट। नंबर 3, ये नंबर 4 का। इफ द नंबर ऑफ डेज, क्या नजर आ गया आपको कि जब 3 टाइम्स बढ़ेगा तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। नंबर 4, इफ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवर ड्यू इज हाफ्ड, ओके। कितना हो रहा है, हाफ किया जा रहा है। हाफ मीन्स 1/2, ओके, यानी उसको आधा किया जा रहा है, ठीक है। अगर 4 डेज के ऊपर आपने निकाला हुआ है तो अब आप 2 डेज के ऊपर मालूम करो। ये हाफ का यही मतलब है ना कि 4 डेज के ऊपर अगर आपने फाइन निकाला हुआ है तो वो जितना निकलेगा, अगर आप 4 को हाफ कर दो तो दैट वुड बी 2, तो जितना भी आपका फाइन निकला होगा वो उसको भी वहां पर वो हाफ हो जाएगा। हाउ विल द फाइन चेंज, कंपेयर द फाइन्स व्हेन अ बुक इज ओवर ड्यू फॉर 10 डेज एंड फॉर 5 डेज। किस पे निकाल लेंगे, 10 डेज के ऊपर देख लेते हैं और 5 डेज के ऊपर देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ देखिए 10 डेज के ऊपर क्या हो रहा है, 10 डेज के ऊपर आपका ये निकल रहा है 150, ओके। 10 डेज के ऊपर कितना है, फॉर 10 डेज दिस इज 150 रुपीज, ओ सॉरी सेंट्स, 150 सेंट्स 10 डेज पे आ रहा है। अगर मैं 10 को हाफ कर दूं तो 10 का हाफ कितना होता है, 5 डेज, ओके, 5 डेज। अगर मैं 5 डेज पे निकालूं तो व्हाट इट वुड बी, यहाँ देखिए 5 डेज के ऊपर दिस इज 75 विच इज हाफ ऑफ 150। अगर मैं 150 को का हाफ ले लूं, हाफ लेने का मतलब है मल्टीप्लाई इट बाय 1/2 यानी हाफ ऑफ इट, और 150 को 2 से डिवाइड कर दूं, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 7s are and 2 5s, 2 7s are and 2 5, 75, ओके। तो जब आप उसको हाफ करोगे, 10 डेज से किस पे आ गए, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 50 आ गया, आपने हाफ कर दिया, ठीक है। तो 10 को इधर नहीं लिखे, इसको इधर लिखे। 10 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5, ठीक है, हाफ कर दिया। तो इसी तरह 150 भी जो है वो हाफ होके 75 हो गया। इट मीन्स दैट उसी रेशियो से वो कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स दैट इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज number of days, your fine will be increased with the same ratio, and if you are going to decrease number of days, the fine will be decreased by the same ratio, ठीक है। यहाँ एक बात ये पता चल रही है कि
वो बगैर वो किसी रेशियो के साथ कम और ज्यादा होना चाहिए, विदाउट रेशियो कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलें जी, इसको देख लेते हैं, लेट मी चेक। यस, 10 एंड 5, देखिए रेशियो किस तरह निकाला हुआ है। अब यहाँ देखिए नंबर 4 पे आ जाइए, यू कैन सी दैट फाइन व्हेन अ बुक इज, नंबर 4 इज फाइन व्हेन अ बुक इज ओवरड्यू फॉर 5 डेज, ठीक है। अब मैं 5 का रेशियो, 5 डेज का रेशियो निकाल रही हूँ 10 डेज के रेशियो के साथ, फाइन का रेशियो, ठीक है। तो कैसे आ गया, फॉर 5 डेज दिस इज 75, इट्स रिटन ओवर देयर इन द न्यूमरेटर, एंड द in the denominator for 10 days the fine will be 150, and 75 divided by 150, what it would be, 1 by 2, it means that that would be halved। अगर 5 days से हम 10 days पे चले जाएंगे, 10 डेज से 5 डेज पे चले जाएंगे, यानी 10 डेज के ऊपर अगर जो रेशियो था, अब मुझे 5 डेज पे विद रिस्पेक्ट टू 10 डेज मालूम करना है रेशियो, तो हम कंपेयर हमने किया तो वो भी हाफ हो जाएगा। द फाइन विल बी हाफ्ड इफ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवरड्यू इज हाफ्ड, सो दैट वुड बी अवर आंसर। आगे चलिए, if the number of days a book is overdue is reduced to 1/3, अगर मैं अब इसको 1/3 रिड्यूस कर देती हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ डेज को 1/3, इट मीन्स दैट रिड्यूस कर रही हूँ 1/3, तो ऑफ द ओरिजिनल नंबर, व्हाट विल हैपन टू द फाइन, फाइन के साथ क्या होगा, ठीक है। जरा देखते हैं, ऊपर देखिए, अगर मैं 3 टाइम्स उसको रिड्यूस कर दूं, देखिए इधर, अगर ये मेरे पास 9 है, ओके 9 है, 9 पे 135 है, 9 पे मेरे पास आ रहा है 135। अब मैं 9 को 3 टाइम्स रिड्यूस कर दूं, 3 टाइम्स रिड्यूस का क्या मतलब है, 9 का 1/3 कितना होगा, 3 होगा, ओके 3 3s are 9, तो 9 को अगर मैं 1/3 कर दूं तो क्या निकल आता है, यानी अगर मैं 9 डेज को 1/3 कर दूं, तीसरा उसका जो पार्ट है वो निकाल लूं, तो दैट वुड बी 3 3 3s are 9, ओके। तो जब इसको जब 3 आप करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 4s are 12, 3 5s are 15, यहाँ आके आप देख लीजिए, दिस इज 3 एंड दिस इज 45, ठीक है। तो 9 से जो रिड्यूस हुआ है वो 1/3 3 हो गया है, और 135 से रिड्यूस होके 1/3 दैट वुड बी 45, ठीक है। तो यकीनन जो आपका ओवरड्यू होगा वो भी 1/3 हो जाएगा, ओके। तो that is here, what will happen to the fine would also be 1/3 of the original fine, okay। From the investigation we notice that as the number of days x a book is overdue increases, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करते हैं तो आपके फाइन जो है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनली का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शन, एक ताल्लुक जो बनेगा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ आपका जो फाइन है वाइसेंट्स वो भी इंक्रीज करता जाएगा, अमाउंट इंक्रीज करता जाएगा इन सेंट्स, ठीक है। दैट इज इफ एक्स इज डबल्ड, यानी अगर एक्स को डबल किया जाएगा, y विल ऑल्सो बी डबल्ड। अगर x एक फर्स्ट वेरिएबल डबल होता है तो सेकंड वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी डबल हो जाएगा। अगर x ट्रिपल्ड हो जाए तो y विल बी ट्रिपल्ड, दैट वुड ऑल्सो बी ट्रिपल्ड द सेकंड वेरिएबल। सिमिलरली एज द नंबर ऑफ डेज x अ बुक इज ओवरड्यू डिक्रीजेस, अगर आपका नंबर ऑफ डेज डिक्रीज कर जाए द फाइन y सेंट्स डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का मतलब है उसमें एक रिलेशन होगा, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑफ डेज 1 है, सपोज उसके ऊपर 15 है, तो जब नंबर ऑफ डेज आपके 2 हो जाते हैं तो दैट वुड बी 30, ओके। अगर वो 30 नहीं होने पाता और 35 हो जाता है, इट मींस दैट दे आर नॉट इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि वट एवर इज द रिलेशन इन बिटवीन दैम, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट वुड बी द रिलेशन इन बिटवीन द second variable also। 15 2s are 30, that cannot be 35, okay। अगर मेरे पास, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से इसके बाद बताऊंगी, ठीक है। इसको पहले हम रीड कर लेते हैं पूरा। इफ x is halved, अगर x हाफ हो जाता है फर्स्ट वाला, y will be halved, y भी हाफ हो जाएगा। if x is reduced to 1/3 of its original value, यहाँ क्या होगा, y will be reduced to 1/3 of its original value of
फाइन, ठीक है, दोनों 1/3 से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने ये बात समझ ली कि देयर मस्ट बी अ रेशियो इन बिटवीन इन इंक्रीजिंग एंड इन decreasing. Also there must be a ratio between the quantities, ठीक है। This relationship is known as direct proportion. ये direct proportion क्यों कहलाता है? We say that the fine y cents is directly proportional to the number of days x a book is overdue. डायरेक्ट का मतलब है अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, और अगर एक क्वांटिटी, इफ अ क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग with another quantity and if the quantity is decreasing with another quantity with a ratio, then the quantities are called in directly proportion. Okay, so I am going to tell you about that. Work in pairs, give a few more real life examples of quantities that are in direct proportion, ठीक है। तो यहाँ हम इसको देखते हैं। Class discussion, real life examples of quantities in direct proportion. The following are some real life examples of quantities that are in direct proportion and why they are directly proportional to each other. Let's see. In an hourly rated job, there is a job, एक ऐसी जॉब है जिसपे हर घंटे पे रेट किया जा रहा है, हर घंटे पे उनको एक खास जो है वो अमाउंट दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो अमाउंट एक कांस्टेंट अमाउंट है, ठीक है, हर घंटे पे एक कांस्टेंट अमाउंट है। वन गेट्स पेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, किसी एक बंदे को वो नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से दिया जा रहा है जितना वो काम करता है। द लॉन्गर वन वर्क्स, जितना ज्यादा वो काम करेगा, द मोर वेजेस ही विल गेट, उतनी ही ज्यादा उसको अमाउंट पे की जाएगी, ठीक है। द वेजेस वन गेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स ही वर्कड। अगर वो 4 आवर्स काम करेगा उसी हिसाब से उसकी वेजेस जो हैं वो होंगी। अगर वो उसको डबल कर लेगा, 8 आवर्स काम करेगा, वेजेस विल बी इंक्रीज्ड बाय डबलिंग। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गई। द सेकंड एग्जांपल, a Singapore dollar coin weighs approximately 6 grams। जो आपका एक डॉलर है, सिंगापोरियन डॉलर, उसकी जो वेट है या उसका जो मैस है वो कितना है, 6 ग्राम्स है। एज द नंबर ऑफ कॉइन्स, नॉट द वेट, एक्चुअली दिस इज द मैस ऑफ द डॉलर कॉइन, ठीक है, 6 ग्राम्स है। एज द नंबर ऑफ कॉइन्स इंक्रीजेस, द टोटल मैस ऑफ द कॉइन्स विल इंक्रीज प्रोपोर्शनली, ठीक है। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ते जाएंगे, इफ देयर वुड बी 3 कॉइन्स, दैट वुड बी 3 6 आर 18, ओके। 1 कॉइन था आपका 6 ग्राम था, ओके, और जब आपके 2 कॉइन्स होंगे, दैट वुड बी 2 6 आर 12, 3 कॉइन्स, दैट वुड बी 3 6 आर 18। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रोपोर्शन के साथ, एक रेशियो के साथ, बोथ द क्वांटिटीज विल बी increasing. As the number of coins increases, the total mass of the coin will increase. The total mass of the coin is directly proportional to the number of coins. यानी mass कैसे बढ़ता जाएगा, total mass, जैसे जैसे number of coins बढ़ेंगे, जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। So the circumference of a circle is equivalent to the product of, as you know that C is equal to pi d, means that pi multiplied by द डायामीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस C इज इक्वल टू पाई डी के इक्वल होता है। एज द डायामीटर इंक्रीजेस, जैसे जैसे डायामीटर इंक्रीज करेगा, द सर्कमफेरेंस इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली, वैसे वैसे सर्कमफेरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे डायामीटर बढ़ेगा सर्कल का, और आप इमेजिन करें तो वैसे वैसे सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर ऑफ द सर्कल, व्हिच इज हियर कंप्लीट टेबल 1.2, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिए नंबर ऑफ डेज। फर्स्ट डे के ऊपर आपके पास जो आपके जो ओवरड्यूज, जो आपके डेज जो बढ़ रहे हैं और उस पर फाइन बन रहा है, तो नंबर ऑफ डेज जब 1 है तो फाइन वॉज 15। कितना था आपका, फर्स्ट डे के ऊपर फाइन 15 था, सेकेंड डे के ऊपर 15 प्लस 15 30 हो गया, थर्ड डे के ऊपर 15 प्लस 15 प्लस 15 दैट इज 45, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर मैं इसका रेट निकाल लूं, ठीक है, वही जो काम अभी हम पीछे कर रहे थे, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द रेट y अपॉन x, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विल गो इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है y उस पे कैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
जैसे जैसे x बढ़ रहा है y उस पर कैसे इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेशियो इन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ये हम रेशियो निकाल रहे हैं। अगर आपको याद हो हम रेशियो कैसे निकालते थे, y रेशियो x और x रेशियो y, ठीक है। तो वी कैन राइट इट y रेशियो x y अपॉन x एंड x रेशियो y x अपॉन y। तो दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है, बट हियर एक्चुअली दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम अपनी मर्जी से जो है वो डेज को आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। हम पे डिपेंड कर रहा है, हमारी मर्जी है हम जितने डेज के लिए बुक को अपने पास रख लें, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट मी राइट हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड उसी के हिसाब से किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइन इज डिपेंडेंट और ऑन नंबर ऑफ डेज। तो हम y को क्या कह रहे हैं, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम इंडिपेंडेंट को नीचे लेकर जाएंगे, x को नीचे लेकर जाएंगे, एंड y विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विल गो इन न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये y अपॉन x, अगर मैं इसका रेट कैलकुलेट करूं तो दैट वुड बी 15 upon 1. It's written over here 15 upon 1, that would be 15. Now the rate of y with respect to x, next वाले पे जाइए तो 30 will go up, 2 will go down. You can see that this is a constant number, okay, 15 15, and the third day this is 15, fourth day how will we calculate it, 60 upon 4 which would be 15, 75 upon 5 which would be 15, 90 upon 6 which would be 15, so on so forth, all would be 15 15 15 and 15, सारे के सारे 15 रहेंगे। व्हाट कैन वी ऑब्जर्व अबाउट द रेट, हमने क्या इसमें ऑब्जर्व किया जी, बताइए हम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग दैट all these are the constant when we find out the ratio in between these two variables y और x के बीच में अगर हम रेट निकालते हैं तो वो एक कांस्टेंट नंबर आता है 15, ओके। एक्चुअली व्हाट इज दिस 15, what is this 15, this is the value of the fine on one day। एक दिन में जितना वैल्यू आपकी है, जो फाइन आपके ऊपर जो चार्जेस हो रहे हैं वो 15 है, नेक्स्ट डे पे भी 15 है, लेकिन दोनों दिन के ऐड होके 30 बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे में भी 15 आपने ऐड किया तो 45 हो जाता है। तो ये वो कांस्टेंट नंबर है 15 जो आप रोज इसके अंदर ऐड करते चले जा रहे हो, ओके। हर दिन ये 15 जो है वो ऐड होता जा रहा है आपके फाइन में, ओके, एंड यू कैन फाइंड आउट इट, दिस इज द रेशियो इन बिटवीन, ठीक है। नंबर ऑफ डेज और फाइन के दरमियान में जो रेशियो है ये भी आपको क्या शो कर रहा है कि 15 का। वी कैन व्हाट वी कैन ऑब्जर्व अबाउट द रेट, इट इज ऑलवेज बी 15। ये रोज के रोज आपका क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। what does y by x represent, what does the constant 15 mean in this context। आगे पढ़ते हैं। इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन द रेट y अपॉन x इज अ कांस्टेंट। जब आप y अपॉन x यानी दोनों वैल्यूज के दरमियान में जब आप रेट निकालते हो तो वो आपके पास कांस्टेंट आता है, इन दिस केस y अपॉन x इज 15। अच्छा, यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि x अपॉन y अगर आप ले लेते हो, यानी डिपेंडेंट आपका ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, और इंडिपेंडेंट ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बनेगा, दैट वुड बी x अपॉन y का मतलब होगा 1 अपॉन 15, ओके। फर्स्ट वाले में क्या आएगा 1 अपॉन 15, सेकेंड वाले में क्या आएगा 2 अपॉन 30, थर्ड वाले में क्या आएगा 3 अपॉन 45, सो ऑन सो फोर्थ। अगर आपको बजाय देखने में तो लग रहा है कि नंबर्स इन न्यूमरेटर दे आर चेंजिंग एंड नंबर इन डिनोमिनेटर these are changing, but if you simplify them you will be having the same value 1 upon 15, 1 upon 15, and all are same, it means that these are constant, okay। तो let the number of days a book is overdue be 3। अगर मैं x3 यानी इन सब को अगर मैं शो कर दूं, let me write it here। अगर यहाँ आप देखें इसको अगर मैं x1 कह दूं, x2, x3, x4, x5, xc, x6 एंड सो ऑन x10, ओके। और इसी तरह अगर मैं इसको कह दूं y1, y2, y3,
y4, y5, y6 एंड सो ऑन y10। ठीक है, तो इन्होंने क्या बात कही है, x3, व्हाट इज x3, x3 इज 3। ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा x3, ये हमने इसको शो किया है, x3 is equal to 3, then the corresponding fine is y3 which is 45। okay, ठीक है, let the number of days a book is overdue be x2 is equal to 6। अगर x2 is equal to, अगर आप 6 ले रहे हो, corresponding fine is y2 is equal to 90 आ जाएगा। ठीक है, from table y1 upon x1, अगर मैं y1 upon x1 लूं तो y1 की वैल्यू आपके पास 45 divided by 3, this is 15, and y2 upon x2, this is 90 upon 6, also this will be having the value of 15। ठीक है, 15 सब में सेम आ रहा है, it means that चाहे मैं y1 upon x1 लूं चाहे y2 upon x2 लूं, both would be equal to 15, which is a constant number। the two rates y1 upon x1 and y2 upon x2 are equal। if 6 kg of biscuits cost $27, this is the mass of the biscuit, 6 kg, this is the mass of the biscuits, cost कितनी आ रही है, $27, and calculate the cost of 13 kg, this is the mass of biscuits 13 kg। ठीक है, of biscuits we need to find out the cost, हमें cost जो है वो मालूम करनी है। अगर मेरे पास this is the packet of biscuits, okay, biscuits, इसका जो mass है वो आपके पास है 6 kg, and the cost of this packet is $27। अब हमें मालूम करना है एक ऐसे पैकेट की कॉस्ट बिस्किट्स जिसका जो मैस है वो आपका है 13 kg, कीप इट इन माइंड एंड यू नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट। ठीक है, अप्रॉक्स करके अगर हम इसे देखें तो 6 kg एंड 13 kg, 6 kg से डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है 13 kg। ठीक है, तो अगर 6 kg का जो आपका जो कॉस्ट है वो 27 है, तो यकीनन जब आप इसको डबल कर दोगे, 6 को डबल करते हो तो आपका 12 आ जाता है। ठीक है, दिस इज 13 kg, हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो 6 2s are 12, तो 27, अगर एक पैकेट जो है वो 27 का है 6 kg का, तो ये यकीनन डबल पैकेट हो जाएगा। ओके, इसकी जो कॉस्ट होगी वो डबल हो जाएगी। दैट वुड बी, अगर मैं 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दैट वुड बी 2 to the 4 and 5, that would be around $54, not the exact value but that would be the estimated value। ठीक है, इसी के अराउंड आएगा। तो इस तरह अगर आप एस्टिमेशन करते हैं तो आपको सही समझ में आता है कि असल में आप इस क्वेश्चन में या इस प्रॉब्लम में आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 54 के अराउंड आएगा। फर्स्ट वी नोट दैट द कॉस्ट ऑफ द बिस्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बिस्किट। एक बात को यहाँ समझिए कि 6 kg, दिस इज द मास ऑफ द बिस्किट, डॉलर कितना आ रहा है आपका, $27 आ रहा है। ओके, इसकी जो कॉस्ट आ रही है, यानी अगर आप 6 kg जाते हैं शॉप पे और आप बिस्किट जो है वो परचेज करते हो तो $27 की करते हो। अब अगर आप बढ़ा देते हैं मास ऑफ द बिस्किट्स, अब आप जाके कहते हैं मुझे 13 kg बिस्किट्स चाहिए, तो यकीनन इसकी कॉस्ट जो होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा, 6 से 13 पे आएगा, मास इज इंक्रीजिंग एज वेल एज द कॉस्ट वुड आल्सो बी इंक्रीज्ड, यानी उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? यानी अगर 6 kg मास ऑफ द बिस्किट है उसकी कॉस्ट कम होगी, 13 kg मास ऑफ द बिस्किट हो जाता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे जैसे मास, अगर मैं मास कम कर देती हूँ, मीन्स अगर 3 kg लेने में चली जाऊँ तो यकीनन उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज जो आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, बोथ आर इंक्रीजिंग ऑल टुगेदर एंड डिक्रीजिंग ऑल टुगेदर, इट मीन्स दैट देयर इज अ रिलेशन ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वी नोट दैट द कॉस्ट ऑफ द बिस्किट्स इज डायरेक्टली
directly proportional to the mass of the biscuit. Method number 1, this is called unitary method. Okay, unitary method में हम क्या करते हैं, whatever we are going to find out, we are going to find out cost over here. तो जब आपको cost find out करनी होती है तो हम right hand की तरफ cost करते हैं. Keep it in your mind always. right hand side के ऊपर आपके cost आएगी and whatever you have already known, यानी cost आपको मालूम नहीं है. there are two variables, एक variable है mass और दूसरा variable है आपका cost. ठीक है, तो अगर आपको यहाँ क्या है, देखिए यहाँ mass दिया हुआ है, cost नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ mass दिया हुआ है, cost नहीं दी हुई है. तो जो चीज़ हमें unknown होती है, जो variable हमें unknown होता है, cost is unknown, उसको हम right hand side पे रखते हैं. ओके, तो आई विल राइट हियर लाइक दिस 6 kg ऑफ बिस्किट्स. राइट पे आपका अननोन चला गया है, राइट पे आपका अननोन चला जाता है व्हेन यू यूज योर यूनिटरी मेथड, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी नोन वैल्यू होती है. ठीक है, जो वैल्यू आपको पता है, देखिए दोनों वैल्यू आपको पता है, मैसेज दोनों मैसेज आपको पता है. तो नोन वैल्यू 6 kg ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट $27. अब हम इसको यूनिटरी का मतलब होता है वी विल फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ बिस्किट. ठीक है, 1 पे निकाल लेते हैं. 6 था, 6 को अब हम 1 की तरफ जा रहे हैं, तो आई विल डिवाइड दिस $27 बाय 6. ओके, ये जो 6 है ये आपका यहाँ नीचे आ जाता है. 27/6, इससे आपके पास किस चीज़ की कॉस्ट आ जाएगी, 1 बिस्किट की कॉस्ट आ जाएगी. ओके, 1 kg ऑफ बिस्किट, सॉरी. फिर उसके बाद अब आपने क्या किया कि आपके पास बिग वैल्यू थी, आपने 1 के ऊपर निकाली, डिवाइड कर दिया. लेकिन जब आप 1 से दोबारा बिग की तरफ जाते हो, 13 kg पे निकालनी है, तो यू विल मल्टीप्लाई. ओके, 1 से 13 बड़ा है, आई विल मल्टीप्लाई 13 kg ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट. ये आपकी 1 की कॉस्ट थी, मल्टीप्लाइड बाय दिस 13. ओके, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 13 एंड योर आंसर इज $58.5. ओके, तो ये आपका यूनिटरी मेथड कहलाता है. अब यहीं पे अगर हम देख लें कि यहाँ 6 kg जो था उसका 27 था, 13 kg जो था उसकी आपको वैल्यू मालूम करनी थी. यकीनन ये देखिए आपका यहाँ मैंने 54 के अराउंड एस्टिमेटेड वैल्यू क्या थी, 54 थी. एंड हियर द वैल्यू इज, अगर मैं इसको अप्रॉक्स कर लूँ तो दैट वुड बी 59. ओके, इज इट क्लियर, 59, 54. तो अप्रॉक्स वैल्यू के अराउंड आपकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू आपकी अप्रॉक्स वैल्यू के अराउंड आती है. तो दिस इज मेथड नंबर 1, यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो मेथड नंबर 2 देखिए आप, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन मेथड. लेट द कॉस्ट ऑफ 13 kg ऑफ बिस्किट बी $X. अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, एक्स वेरिएबल जो है वो सपोज कि आपको शो कर रहा है, कॉस्ट को शो कर रहा है. ठीक है, कॉस्ट को आप x कह देते हो और मैथ्स को आप y कह देते हो. ओके, अच्छा, अब आप क्या किस तरीके से करेंगे, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड मैथ्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, तो अब आपके पास x1 जो है वो कॉस्ट नंबर 1 आ जाएगी. कॉस्ट नंबर 1 आपके पास क्या थी भला, कॉस्ट नंबर 1 आपके पास थी $27. ठीक है, और आपके पास कॉस्ट मैथ्स कितना था, $27 का मैथ्स कितना था, ये आपके पास था 6 kg. ओके, एंड नाउ x2 इज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. ठीक है, कॉस्ट आपको मालूम करनी है, यहाँ x ले रहे हैं कॉस्ट के लिए, तो यहाँ भी x ले रहे हैं कॉस्ट के लिए. ठीक है, एंड y2 इज 13 kg की कॉस्ट आपको निकालनी है. ओके, एंड नाउ व्हाट विल यू डू, फॉर्मूला इज as you know y1 upon x1. आप इसको x1 upon y1 भी ले सकते हैं. y1 upon x1 is equal to y2 upon x2. आप चाहे अगर आप y1 upon x1 को x1 upon y1 ले रहे हैं तो accordingly that would be x2 upon y2. Okay, now I will put the value. This is 6 kg. Do not write kg over there. y1 is 6, x1 is 27. Okay, equals y2 is 30 and x2 is question mark. It means that I need to write it over here like this.
इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एवरीबडी नोज 6x2 इक्वल्स 13 मल्टीप्लाइड बाई 27, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड x2 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 27 अपॉन 6, ओके, 3 2s are 6, 3 9s are 27, and when you multiply 13 by 9 and divide it by 2, your answer will be $58.5. Okay, so that is there. This is your value cost of 13 kg. This is the same answer which you have got here. ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया है। और आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसे y1 अपॉन x1 y2 अपॉन x2। यहाँ हम इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते थे कि फर्स्ट हम इसको लिख लेते x1 रेशियो y1, ओके, एंड x2 रेशियो y2, ठीक है। तो अब आप इसको जो है वो मजीद कैसे लिख सकते हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल्स x2 अपॉन y2, एंड देन यू विल सॉल्व them। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तभी भी वही काम होता है, x1 y2 and x2 y1। now you will put the values, x1 is 27 multiplied by 13, ठीक है, and x2 is, what is x2? x2, you don't know about x2, and what is your y1? y1 is 6, okay, and what it would be, x2 अगर आप निकालना चाहोगे तो that would be 27 multiplied by 13 upon 6, इसको कैंसिल कीजिए, your answer would be $58.50। तो एक तरीका कार ये भी आपका है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड मेथड, ओके, ये थर्ड मेथड हो गया आपका, ये आपका हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है, और फर्स्ट मेथड आप ऊपर करके आए, ठीक है, ये हो गए आपके तरीक़ेकार। और अब हम यहाँ पर करेंगे जी, तो यहाँ एक और मेथड है, फोर्थ मेथड, जो डायरेक्ट करने का है। इसको जरा देख लेते हैं ये कैसे है। तो फर्स्ट आपके पास था मैथ्स, आपकी मर्जी है, चाहे आप पहले मैथ्स ले लें चाहे पहले कॉस्ट ले लें। वी विल राइट इट लाइक दिस। अच्छा जी, जब आपके पास 6 kg थे तो आपके पास कॉस्ट उस वक्त $27 थी, ठीक है, और उसके बाद आपके पास मैथ्स जो था वो 13 हो गया, कॉस्ट आपको पता नहीं है, यू विल पुट x ओवर दिया, ओके। अच्छा, आप यहाँ देख लीजिए, बिकॉज द रिलेशन इज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो है वो आपका रिलेशन है, इसका मतलब है 6 से 13 हो रहा है तो 27 भी जो है वो इंक्रीज करेगा, कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल राइट इट लाइक दिस। यहाँ देखिए जिधर इसकी टेल होती है, बढ़ रहा है ना, तो जिधर इसकी टेल होती है वहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। I will write it like this, 6 and then 13, okay, and 27, यहाँ टेल से हेड की तरफ जाएंगे, 27x, okay। Now you know that I will find out the proportion। कैसे कर लेंगे, 6x equals 13, mean product of mean equals product of extremes। Everybody knows this thing, ठीक है। यहाँ हमने इसकी प्रोडक्ट ले ली है और यहाँ से यहाँ की प्रोडक्ट ले ली 6, एंड नाउ व्हाट विल यू डू, x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 27 अपॉन 6, ठीक है, एंड वी विल फाइंड आउट द सेम आंसर। एक तरीका और भी है कि जब आप इसको मैथ्स एंड कॉस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, किसी भी क्वेश्चन अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो यहाँ तक लिखने के बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ओके। 6x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो आप इनमें से कोई सा भी एक मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके, एंड यू कैन गेट योर आंसर। Now there are two questions related to your practice now. One, this is page number 5. If 50 grams of sweets
कॉस्ट $2.10, $2.1, ओके। और आपका मैस कितना है यहाँ पे 50 ग्राम। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, देयर आर टू वेरिएबल्स। फर्स्ट वेरिएबल इज द मैस, ठीक है, and the second variable is the cost. And what is the relation between mass and cost, इसको देख लेते हैं, ठीक है। Find the cost of 380 grams of sweets। हमें मालूम क्या करना है, कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। और ये आपका मैस नंबर 2, ठीक है। इसको करने का क्या मेथड है, आप यहाँ अगर यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो व्हाट विल यू डू, यूनिटरी मेथड, ओके। यूनिटरी मेथड, हाउ टू सॉल्व यूनिटरी मेथड आप यहाँ लिखेंगे। देखिए कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है ना, and this is direct relation, direct proportion, the relation is direct, the relation is direct, ठीक है। अच्छा, अब आपको यूनिटरी मेथड में कैसे देखना होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यहाँ पर आपके पास 50 ग्राम्स ऑफ मैस था और यहाँ आपका मैस नंबर 1 दिया हुआ है, ये कॉस्ट दी हुई है उसी मैस की, और यहाँ आपको कॉस्ट मालूम करनी है और ये आपको मैस दिया हुआ है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको मालूम करनी होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विल गो ऑन राइट हैंड साइड एंड मैस विल गो ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मैस आपका पहले शुरू में कितना था, 50 ग्राम्स था, और उसी की कॉस्ट आपको सामने, ठीक है, दैट इज 2.10, ओके। 50 grams costs $2.10, ओके। इस तरह आपने करके लिख दिया। अब आप 1 ग्राम की कॉस्ट, 1 ग्राम कॉस्ट मैंने आपको बताया था 50 था, 50 से जब आप यूनिटरी 1 के ऊपर आते हो तो यू विल डिवाइड, ओके, 2.10 अपॉन 50। इट मींस दैट दिस इज द cost of, this is the cost of 1 gram। अगर हम to find out the mass 380 grams cost, ठीक है, 380 grams cost। अब हम इसकी कॉस्ट निकालने के लिए जा रहे हैं, what it would be। तो जब आप 1 से 380 की तरफ जाओगे, इंक्रीज करोगे, तो you will multiply, okay, 2.10 upon 50 multiplied by 380, and when you will solve them, that would be $15.95। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि मैस आपका 50 ग्राम था, कम था, तो आपकी कॉस्ट भी कम थी। जब आपका मैस बढ़ के 50 ग्राम से 380 ग्राम्स हो गया, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ के $15.95 हो जाएगी, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर मेथड विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है। You can apply any one of them to find out your answer, ठीक है। तो यहाँ आप प्रोपोर्शन मेथड देख लें। देखिए प्रोपोर्शन मेथड कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ लेट अस सपोज x1 इज द मैस, ठीक है। तो आप वेरिएबल मैस को जो है वो x से शो करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो आप y से शो करेंगे। अब यहाँ देखिए x1 इज इक्वल टू 50 ग्राम्स एंड y1 another variable which is cost, ठीक है। तो कॉस्ट आपकी कितनी थी, $2.10, and this is x2 another mass which is 380। keep it in your mind whatever you are taking here। अगर ये mass ले रहे हैं x1, तो यहाँ x2 जो है वो another mass होगा। अगर आप y1 cost ले रहे हैं तो another cost will be y2, ठीक है। तो आपको another cost पता नहीं है, तो you will write it like this, y2 is equal to question mark, okay। now how will you solve that। यहाँ तक आपको समझ में बात आ चुकी है। तो प्रोपोर्शन मेथड है, I will write it, the formula y1 upon x1 is equal to y2 upon x2। keep it in your mind, this is your formula, ठीक है। अच्छा, इसको ही आप इस तरह भी लिख सकते हैं x1 अपॉन y1, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे x1 अपॉन y1, इफ यू विल फ्लिप ओवर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट वुड बी फ्लिप्ड ऑन द अदर साइड ऑल्सो। ये भी आपका x2 अपॉन y2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और आंसर वुड बी सेम, ठीक है। यानी अगर आप इधर फ्लिप ओवर करेंगे तो इधर भी फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज डालते हैं। y1 इज 2.10
and x1 is 50 equals y2 is, you don't know about y2, you will put it like this. आप y2 को y भी यहाँ पर सपोज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर y आ जाता है. y2 upon x2 is 380. now you will cross multiply, that would be 50 y2 equals 2.10 multiplied by 380, and now you will divide 2.10 multiplied by 380 upon 50, and your answer would be 15.95. okay, so this is your y2, means the cost of the cost of 300 grams of sweets. So we have done the question. ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे. अच्छा, और दूसरा तरीका कार क्या था, यहाँ से अगर हम देखें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो एक तरीका कार ये भी है कि आई विल राइट इट लाइक दिस, x1 रेशियो y1, यानी x1 दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो रेशियो है, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है, द रेशियो इन बिटवीन टू ratios. okay, the ratio in between two ratios is called proportion. तो x1 और y1 के बीच में जो रेशियो बनता है, that would be the ratio in between x2 and y2. okay, तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर लेंगे, let's see. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट इट वुड बी, दैट वुड बी x1 y1 इक्वल्स, सॉरी, x1 y2 इक्वल्स y1 x2. ठीक है, सेम वही चीज़ है जो आपके पास यहाँ नज़र आ रही है, द सेम थिंग. ओके, तो अब आप इसको जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, एंड व्हेन यू विल पुट द वैल्यूज, दैट वुड बी 15.95 ठीक है. एक मेथड ये भी हो गया, आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी वैल्यूज डाल सकते हैं. एंड द थर्ड मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू, द थर्ड वन. थर्ड मेथड यहाँ इस जगह पे कर लेते हैं. वो इस तरीके से होगा कि आप यहाँ लिखेंगे मैस और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट, दोनों वेरिएबल्स लिख दिए, एंड मैस इज 50 grams एंड कॉस्ट इज 2.10 डॉलर्स. और अब आपका मैथ जो है वो 380 हो गया है, और आपकी जो कॉस्ट है वो आपको फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर आप लिख दीजिए y, ओके, या x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, वॉट एवर यू विल बी हैविंग. ठीक है, ये तो एक वेरिएबल है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं. चूंकि कि यहाँ देखिए 50 से बढ़ के 380 हो रहा है, एरो बनाया, तो जिस तरह मैथ बढ़ रहा है उसी तरह कॉस्ट बढ़ रही है, तो 2.10 से भी कॉस्ट बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन आपको नजर आ रहा है. डायरेक्ट रिलेशन में मैंने आपको बताया था, यू विल मल्टीप्लाई, यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम. तो ये क्या बन जाएगा, 50y, ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है. ठीक है, 2.10 मल्टीप्लाइड बाय 380, एंड नाउ यू विल डिवाइड this term by 50 to get your answer. So it is very easy. What it would be, y equals 2.103180 divided by 50, and you will get your answer as 15.95 dollars. ठीक है, तो आप चाहे जिस भी तरीके से इसको कैलकुलेट करें, you will get the same answer. All the answers are same. ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर आपको ये मेथड समझ आ गया, ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, तो आप फिर डायरेक्ट इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल.